हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट तलाक अंडर मुस्लिम लॉ, जिसमें हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि कॉन्सेप्ट ऑफ तलाक अंडर मुस्लिम लॉ, मीनिंग एंड डिफरेंट कंडीशंस फॉर वैलिड तलाक। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ तलाक अंडर मुस्लिम लॉ, किस किस तरीके से डाइवोर्स या तलाक दिया जा सकता है अंडर मुस्लिम लॉ में। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है दो तरीके से जनरली डिसॉल्व हो सकती है, आइदर बाय द डेथ ऑफ ए पार्टी टू द मैरिज, मतलब या तो हस्बैंड या तो वाइफ की डेथ के बाद, और दूसरा तरीके होता है डिसोल्यूशन मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए डाइवोर्स, या जिसको हम बोलते हैं तलाक। तो अंडर मुस्लिम लॉ है वो 4 तरीके से डाइवोर्स हो सकता है, तलाक लिया जा सकता है। पहला होता है कि बाय हस्बैंड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हस्बैंड को अंडर मुस्लिम लॉ अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है तलाक देने के लिए। तो इसमें हस्बैंड को 3 तरीके से तलाक दे सकता है, तलाक, इला और जिहार। तलाक भी जो है वो 2 तरीके से होता है, तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत। तलाक उल सुन्नत में एहसान, हसन और हसान 2 तरीके होते हैं, और तलाक उल बिद्दत में रिटन तलाक और ट्रिपल तलाक। फिर है कि वाइफ के द्वारा तलाक, जबकि वाइफ को जो अंडर मुस्लिम लॉ है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड राइट्स है, वाइफ को एज सच कोई राइट नहीं है तलाक देने का अंडर मुस्लिम लॉ, बट ये डेलीगेटेड वे में किया जा सकता है। फर्दर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड टाइप होता है बाय म्यूचुअल कंसेंट, मतलब हस्बैंड वाइफ म्यूचुअली डाइवोर्स ले सकते हैं, तलाक ले सकते हैं अंडर मुस्लिम लॉ। एंड फोर्थ होता है बाय जुडिशियल डिक्री, मतलब उसमें वाइफ जो है वो कोर्ट जाके कोर्ट की डिक्री के द्वारा, बाय कोर्ट डिक्री, कोर्ट के द्वारा डिक्री के द्वारा डाइवोर्स या तलाक ले सकती है। सो हम लोग अब डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 डिटेल में। फर्स्ट है बाय द, जैसे मैंने बताया कि मैरिज 2 तरीके से डिसॉल्व हो सकती है, बाय द डेथ ऑफ द स्पाउस, मतलब किसी भी पार्टी की, मतलब वाइफ की, आइदर वाइफ की और हस्बैंड की डेथ होने पे जो मैरिज होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। अगर वाइफ की डेथ होती है उस सर्कमस्टांसेस में हस्बैंड जो है वो इमीडिएटली, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, हस्बैंड इमीडिएटली आफ्टर डेथ ऑफ वाइफ वो रीमैरिज कर सकता है। बट यहाँ पर वाइफ पे रिस्ट्रिक्शन होती है, अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो वहाँ पर विडो पे ये रिस्ट्रिक्शन होता है, बिफोर शी कैन रीमैरी उसको इद्दत पीरियड स्पेंड करना मस्ट है। अगर वाइफ हस्बैंड की डेथ होती है उसमें इद्दत पीरियड जो होता है वो 4 मंथ 10 डेज़ का होता है। यहीं पर जब डाइवोर्स होता है, तलाक होता है, तो वहाँ पर 3 मंथ्स का इद्दत पीरियड होता है। बट अगर हस्बैंड की डेथ होती है उस सर्कमस्टांसेस में इद्दत की पीरियड एक्सटेंड होके 4 मंथ 10 डेज़ का होता है। और अगर वाइफ वो 4 मंथ 10 डेज़ में अगर पता चलता है कि वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, उस सर्कमस्टांसेस में अंटिल शी डिलीवर द चाइल्ड, जब तक उसका बेबी बॉर्न नहीं हो जाता तब तक उसको इद्दत का पीरियड कंसीडर किया जाता है। सो फर्स्ट हो गया हमारा कि बाय द डेथ ऑफ द स्पाउस, कोई भी पार्टीज़ में वाइफ या हस्बैंड में किसी की डेथ होने से मैरिज जो है डिसॉल्व हो जाती है। सेकेंड है बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज़ के एक्ट के थ्रू भी मैरिज डिसॉल्व हो सकती है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे बाय द हस्बैंड, फर्स्ट पढ़ेंगे बाय द हस्बैंड जो 2 पार्टीज़ होती हैं किसी भी मैरिज में, हस्बैंड और वाइफ। तो बाय द हस्बैंड जो है वो सबसे पहला मोड है तलाक। तलाक में भी 2 तरीके से होता है, तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत। तलाक उल सुन्नत को माना जाता है कि प्रॉफिट के जो ट्रेडिशन है, मतलब अप्रूव्ड मोड ऑफ तलाक माना गया, जो प्रॉफिट के द्वारा फॉलो किया गया और इसको प्रॉफिट के ट्रेडिशन के थ्रू में इस्टेब्लिश्ड किया गया था। पहला है तलाक आसान। तलाक आसान जो होता है वो एक सिंगल प्रोनाउंसमेंट होता है तलाक के लिए, वो किसी भी वर्ड से हो सकता है, किसी भी सेंटेंस से हो सकता है, जो कि 2 मेंसुरेशन पीरियड, जिसको हम लोग बोलते हैं इस्लाम में बोलते हैं तुहर,
तुहर पीरियड के बीच में बोला गया शब्द तलाक के लिए ही तलाक आसान माना जाता है। दो मेंसुरेशन पीरियड के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें अगर प्रोनाउंस किया जाता है उसको तलाक आसान कहते हैं। और अगर वाइफ जो है वो मेंसुरेशन पीरियड से एबव हो चुकी है या नॉट सब्जेक्ट टू मेंसुरेशन है या ओल्ड एज हो चुकी है तो उस सर्कमस्टांसेस में कभी भी उसको तलाक प्रोनाउंसिएशन सिंगल टाइम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसको तलाक आसान कहते हैं। बट अगर वाइफ इस तलाक आसान का एक एडवांटेज ये है कि जब वाइफ इद्दत पीरियड स्पेंड कर रही हो आफ्टर सिंगल प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक तो उस पीरियड में अगर किसी भी तरीके से हस्बैंड का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है वाइफ से तो ये इम्प्लाइडली रिवोकेशन ऑफ तलाक माना जाएगा। यहाँ पर अपने आप जो तलाक है वो इनवैलिड हो जाएगा और मैरिज जो है वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। अगर ये बोला जाए कि थॉटलेस डाइवोर्स दे दिया गया हो, मतलब आउट ऑफ एंगर या आउट ऑफ बिना सोचे समझे डाइवोर्स दे दिया गया हो तो लेटर ऑन इद्दत पीरियड में उसको कंज्यूमेशन के थ्रू वापस रिज्यूम कर सकते हैं मैरिज को। नेक्स्ट है तलाक हसन। तलाक हसन में हस्बैंड जो होता है वो 3 टाइम्स डाइवोर्स को तलाक प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है और वो 3 सक्सेसिव तुहर मतलब कॉन्सिक्वेंटली जो 3 तुहर पीरियड होते 3 मेंसुरेशन के बीच का जो प्योरिटी टाइम होता है जिस समय मेंसुरेशन नहीं होता है उस हर एक गैप में सक्सेसिव तुहर में प्रोनाउंसमेंट सिंगल टाइम्स 3 टाइम्स वो अगर हस्बैंड कर रहे हैं तो वो तलाक हसन माना जाता है। और अगर जो वाइफ है वो उसकी एज क्रॉस हो गई है मेंसुरेशन की तो उसमें कभी भी 30 डेज़ के बीच में जब भी 3 टाइम्स मतलब सक्सेसिवली 3 टाइम्स अगर हर महीने 30 डेज़ के गैप में बोला जा रहा है प्रोनाउंस किया जा रहा है तो उसको तलाक हसन कंसीडर किया जाएगा। इसमें ये है कि एक बार तलाक हसन कंप्लीट हो गया मतलब 3rd टाइम प्रोनाउंसमेंट के पहले अगर किसी भी तरीके का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में तो उसको उससे ये माना जाता है कि जो तलाक था वो रिवोक हो गया है, वो मैरिज जो है वो रिज्यूम हो गई है, वहाँ पर उसको वैलिड तलाक नहीं माना जाता। और लास्ट प्रोनाउंसिएशन के और अगर लास्ट प्रोनाउंसिएशन हो गया और इस बीच में किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के बीच में स्टैब्लिश नहीं हुआ है तो उस तलाक को फाइनल मतलब इसको बाद में जाके इररिवोकेबल होता है, इसको रिवोक नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग तलाक हसान में है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत अगर रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में स्टैब्लिश हो जाता है तो वो रिवोक हो जाता है, वो जो तलाक उसने सिंगल टाइम प्रोनाउंसमेंट किया था वो रिवोक हो जाता है। बट तलाक हसन में अगर लास्ट टाइम मतलब थर्ड मंथ में अगर प्रोनाउंसिएशन हो गया तो दैट विल बी फाइनल, वो इरिवोकेबल होता है। ये ज़रूरी है कि इस तीनों प्रोनाउंसमेंट में किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं इस्टेब्लिश होना चाहिए। नेक्स्ट है तलाक उल बिद्दत। तलाक उल बिद्दत जो है तलाक बाय द हस्बैंड के तलाक में सेकंड टाइप है तलाक उल सुन्नत और सेकंड है तलाक उल बिद्दत। तलाक उल बिद्दत को डिसअप्रूव्ड मोड ऑफ डाइवोर्स माना गया है बिकॉज इसको प्रोफेट के ट्रेडिशन पे ये बेस्ड नहीं है। इसका एक वियर्ड फीचर ये है कि जैसे ही तलाक प्रोनाउंसमेंट किया जाएगा उसके जस्ट बाद से उस वर्ड्स बोलने के जस्ट बाद से ही इसको इफेक्टिवली माना जाएगा। इसमें रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द पार्टीज़ मतलब इरिवोकेबल है, किसी भी तरीके का रिकॉन्सिलेशन नहीं हो सकता है। इसको तलाकुल बेन के नाम से भी जाना जाता है और ये इंट्रोड्यूस किया गया था उमायद किंग एक
किंग उमायद किंग के द्वारा, वो प्रोफेट के द्वारा जो तलाक उल सुन्नत इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि प्रोफेट के ट्रेडिशन पे बेस्ड था, वो उनके लिए इनकन्वीनियंट था। सो उन्होंने ये तलाक का फॉर्म इंट्रोड्यूस किया अंडर मुस्लिम लॉ, और ये सुन्नीस में ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। सिया जो है वो इरिवोकेबल तलाक, जिस तलाक को रिवोक नहीं किया जा सकता, जिस तलाक को रिवोक नहीं किया जा सकता, वो उसको रिकग्नाइजेशन नहीं देते हैं। बट ये जो प्रैक्टिस है तलाक उल बिद्दत में, सुन्नीस में ये काफ़ी प्रैक्टिसेबल है। अंडर तलाक उल बिद्दत में पार्टनर जो है अपने मतलब हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को ट्रिपल टाइम तलाक प्रोनाउंसिएशन करके उसको डाइवोर्स दे सकता है, और जैसे ही थर्ड टाइम का तलाक प्रोनाउंसिएशन हुआ, उसी समय से उस वर्ड के कंप्लीट होने से थर्ड टाइम के वो मैरिज जो है इनएफेक्टिव हो जाती है। और अगर उनको जो पार्टनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ है, अगर वो खुद रीमैरिज करना चाहते हैं तो उस सर्कमस्टांसेस में उनको पूरा प्रोसेस में जाना पड़ेगा, जो अंडर मुस्लिम लॉ में ये है कि अगर वो उसी वुमेन से रीमैरिज करना चाहते हैं हस्बैंड तो उनको किसी सेकेंड हस्बैंड से मैरिज करना पड़ेगा, उसके बीच में उनका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना पड़ेगा, और उस हस्बैंड को डाइवोर्स देने के बाद, सेकेंड हस्बैंड को डाइवोर्स देने के बाद इद्दत पीरियड स्पेंड करने के बाद ही वो अपने फॉर्मर हस्बैंड से निकाह कर सकती हैं। इवन इन रिसेंटली 2017 में शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में सुप्रीम कोर्ट ने इस तलाक उल बिद्दत, जो ट्रिपल तलाक के नाम से फेमस है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग जो हमारा आर्टिकल 14 है इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी, उसको वायलेट करता है, बिकॉज यहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड पावर हस्बैंड के पास है और वाइफ के पास किसी भी तरीके का राइट नहीं है, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। अब बाय द हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स में सेकेंड फॉर्म है इला। फर्स्ट हम लोग ने पढ़ा तलाक में दो चीज़ें थी, तलाक उल सुन्नत और तलाक उल बिद्दत। सेकेंड फॉर्म है इला में है कि हस्बैंड जो है एक तरीके से शपथ लेता है कि वो किसी भी तरीके का सेक्सुअल रिलेशनशिप अपनी वाइफ से नहीं रखेगा, और वो अपनी शपथ को कंटिन्यू करता है, और इद्दत पीरियड में भी वो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश करता है। मतलब वो एक तरीके से ओथ लेता है, और उस ओथ को फॉलो अप करते हुए वो इद्दत पीरियड में भी वो किसी भी तरीके का उससे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करता। अगर हस्बैंड जो है वो इद्दत पीरियड में, विद इन द इद्दत पीरियड वो रिलेशनशिप को कंज्यूमेशन कर लेता है, कोहैबिटेशन कर लेता है, तो वहाँ पर जो तलाक है वो रिवोक हो जाएगा, ठीक है। बट अगर इद्दत पीरियड कंप्लीट हो गया वाइफ का, मतलब 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ पर ये इरिवोकेबल हो जाता है, और अगर उसने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर ली तो वहाँ पर मैरिज जो है वो स्टिल कंटिन्यू होती है। बट इंडिया में जो है इला फॉर्म ऑफ तलाक है वो प्रैक्टिसिंग नहीं है। नेक्स्ट है जिहार। इस फॉर्म में जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ का कंपेयर करता है उस किसी पर्सन से जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं, लाइक उसके मदर से या अपनी जो ब्लड रिलेटिव सिस्टर है उससे अगर उसको कंपेयर कर देता है, इन दैट सर्कमस्टांसेस जिहार फॉर्म ऑफ डाइवोर्स माना जाता है। और आफ्टर such comparison the husband does not cohabit with his wife for a period of 4 months। तो जिहार का कंप्लीशन कब माना जाता है कि जब कंपैरिजन कर दिया हो हस्बैंड और उससे 4 मंथ तक किसी भी तरीके का कोहैबिटेशन नहीं होगा, और जैसे ही 4 मंथ कंप्लीट होगा तो जिहार का कंप्लीशन माना जाएगा। यहाँ पर आफ्टर 4 मंथ्स जो जिहार का कंप्लीशन माना गया है, उसके बाद वाइफ के पास 2 राइट्स होते हैं, या तो वो कोर्ट में जाके जुडिशियल डाइवोर्स लेने की डिक्री के लिए फाइल कर सकती है, या
रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स के लिए डिक्री फाइल कर सकती है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स होता है कि जो भी वैवाहिक अधिकार जो वाइफ को मिलते हैं, दोनों ही को मिलते हैं, हस्बैंड और वाइफ को। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स के जो राइट्स होते हैं वो हस्बैंड को भी मिलते हैं और वाइफ को भी मिलते हैं। तो अगर जिहार तलाक हस्बैंड ने वाइफ को दिया हो तो जो भी 4 मंथ्स कंप्लीशन के बाद वो अपने वैवाहिक अधिकारों को रिस्टोरेशन करने के लिए डिक्री कोर्ट में फाइल कर सकती है। अगर चाहे हस्बैंड तो जो जिहार उसने तलाक दिया था उसको वो रिज्यूम कर सकता है, वापस ले सकता है। उसके लिए उसको 3 चीज़ें करनी होगी वहाँ पर। अगर हस्बैंड जो है वो फास्ट रखे फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, या ही प्रोवाइड्स फूड एटलीस्ट 60 पीपल, अगर वो 60 लोगों को वो खाना खिलाते हैं, या ही फ्रीज ए स्लेव, अगर जो भी उनके अंदर में दास है उन लोगों को सभी को सेट देम फ्री। तो ये 3 चीज़ करने से वो जिहार को वापस मतलब अपनी मैरिज को वापस रिज्यूम कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सिया लॉ जिहार मस्ट बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस। सुन्नीस के अकॉर्डिंगली हम लोग ने कंडीशंस में भी पढ़ा था कि सुन्नी के लिए तलाक में विटनेसेस का प्रेजेंस इंपॉर्टेंस नहीं है, बट जिहार के टाइम पे जिहार तलाक देते वक्त प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस अकॉर्डिंग टू सिया मस्ट है। अब हम लोग ने पढ़ा बाय द हस्बैंड के द्वारा डाइवोर्स तलाक के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे तलाक बाय द वाइफ के कब तलाक दे सकती है और किस तरीके से दे सकती है। तो एज सच मैंने बताया है कि मुस्लिम लॉ में वाइफ को एज सच कोई भी राइट्स नहीं है तलाक देने का, बट एक फॉर्म है जो कहलाता है तलाक ए तफवीज़। उसका मतलब होता है कि वाइफ को अगर हस्बैंड के द्वारा डेलीगेटेड कोई भी डाइवोर्स देने के लिए एक तरीके से डेलीगेटेड किया गया हो, पावर प्रत्योजित किया गया हो, उसको मतलब डेलीगेटेड का मतलब होता है कि अगर उसके बिहाफ में अपने से छोटों को जब वो अधिकार दिया जाता है कि आप मेरे बिहाफ में ये काम कर सकते हैं, तो उसको डेलीगेटेड बोलते हैं, डेलीगेटेड पावर बोलते हैं। सो यहाँ पर सिर्फ इसी तरीके का यही तरीका है जिसमें वाइफ को राइट दिया गया है कि वो डाइवोर्स दे सकती है। इस फॉर्म में हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को डेलीगेट करता है। ये किसी एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट होता है जो कि बिफोर भी मैरिज हो सकता है या आफ्टर भी मैरिज हो सकता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बिफोर ही मैरिज होना चाहिए या आफ्टर ही मैरिज ये एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। ये हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर होता है। इसमें एक एग्रीमेंट होता है जिसमें वाइफ या हस्बैंड एक दूसरे के सामने कुछ कंडीशंस रखते हैं कि अगर ये कंडीशंस जो है उनका वायलेशन हुआ तो हस्बैंड वाइफ जो होती है वो फ्री होती है हस्बैंड को डाइवोर्स देने के लिए। वो कंडीशन कैसी होनी चाहिए, लाइक इन केस द हस्बैंड मैरिज ए सेकेंड वाइफ, अगर हस्बैंड जो है सेकेंड टाइम मैरिज करेगा तो वो वाइफ के पास यहाँ पर पावर होती है क्योंकि उसको वो पावर हस्बैंड के द्वारा दी गई है, तो वो उस समय अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है। ये भी कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं कि जब हस्बैंड जो होता है किसी स्पेसिफाइड पीरियड में अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं कर पा रहा हो, उस सर्कमस्टांसेस में भी वाइफ को पावर होता है कि वह अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है। बट जो भी एग्रीमेंट में कंडीशन इम्पोज होगी ये ज़रूरी है कि वो कंडीशन जो है वो पब्लिक पॉलिसी मतलब मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। और अगर वो कंडीशन का जो एग्रीमेंट में मेंशन की गई है कंडीशन उसका वायलेशन होता है तो वाइफ जो है बिना कोर्ट के गए हुए मतलब बिना कोर्ट की डिक्री के ही वो मैरिटल जो रिलेशनशिप है उसको डिसॉल्व कर सकती है। बट अगर हस्बैंड यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि अगर हस्बैंड ने डेलीगेट कर दिया हो वाइफ को तो उसका जो तलाक प्रोनाउंसिएशन का अधिकार है वो ख़त्म हो जाता है। हस्बैंड के पास अपना अधिकार एज इट इज़ मेंटेन रहेगा, बट डेलीगेटेड तलाक ए तफवीज़ में ये होता है कि वाइफ के पास भी थ्रू द एग्रीमेंट कुछ राइट्स होते हैं विथ सम कंडीशंस। उन कंडीशन का अगर वायलेशन होगा तभी वो अपना मैरिटल लाइफ डिसॉल्व कर सकती है।
सो ये हो गया वाइफ के द्वारा तलाक। थर्ड वन है बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट के लिए आपसी सहमति से, इसमें दो तरीके से डाइवोर्स हो सकता है, तलाक हो सकता है। फर्स्ट इज खुला एंड सेकेंड वन इज मुबारत। खुला में, खुला का मीनिंग है वर्ड का टू ले डाउन बिफोर द लॉ। The husband lays down his right over his wife. It means divorce by the wife with the consent of her husband on the payment of something to him. इसका मतलब होता है, इसमें एक तरीके से वाइफ जो होती है वो हस्बैंड को ऑफर करती है इन प्लेस ऑफ सम कंसिडरेशन कि आप कुछ पेमेंट करके, वाइफ जो कंसिडरेशन दे के हस्बैंड को कि आप ये अमाउंट रख लीजिए और मुझे हम लोग डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से ले लेते हैं। इसका मतलब होता है खुला। इसके लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है? देयर मस्ट बी एन ऑफर फ्रॉम द वाइफ साइड। ये जरूरी है कि वाइफ के साइड से हस्बैंड को ऑफर किया जाना। सेकेंड है ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द हस्बैंड विद द कंसिडरेशन ऑफ फॉर इट। जो हस्बैंड है वो कंसिडरेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए विथ कंसिडरेशन। सेकेंड है, थर्ड है ऑब्जर्वेंस ऑफ द इद्दत पीरियड इज नेसेसरी। सॉरी, इद्दत पीरियड को स्पेंड करना यहाँ पर जरूरी है। अंडर CI लॉ हस्बैंड कांट रिवोक डाइवोर्स वंस एक्सेप्टेड। अकॉर्डिंग टू CI स्कूल क्या है कि हस्बैंड अगर एक बार एक्सेप्ट कर लिया है, वाइफ का ऑफर एक बार एक्सेप्ट कर लिया है, देन वो किसी भी तरीके से उसको रिवोक नहीं कर सकता लेटर ऑन कह के कि ये एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन में अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो लेटर ऑन जाके वो रिवोक नहीं कर सकता है। बट यहाँ पर वेर इज द वाइफ हैज़ बीन गिवन द पावर टू रीक्लेम द कंसिडरेशन ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। बट वाइफ के पास यहाँ पर पावर होता है कि जो कंसिडरेशन अमाउंट है उसको रीक्लेम कर सके ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। नेक्स्ट है मुबारत। फर्स्ट हो गया म्यूचुअल कंसेंट में खुला एंड सेकेंड इज मुबारत। मुबारत में ये होता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का बाउंडेशन नहीं होता कि वाइफ के ही थ्रू ऑफर होना चाहिए। मुबारत में अगर बोथ द पार्टीज आर इक्वली विलिंग टू डिसॉल्व द मैरिज, मुबारत में बोथ द पार्टीज मतलब हस्बैंड एंड वाइफ जो है इक्वली विलिंग है डिसॉल्व करने के लिए मैरिज, तो इसमें कंसिडरेशन नहीं होता। देन इन मुबारत द ऑफर फॉर सेपरेशन में कम फ्रॉम आइदर साइड, मतलब हस्बैंड के साइड से भी और वाइफ के साइड से भी आ सकता है। और जो भी दूसरा पार्टी है, लाइक हस्बैंड के साइड से अगर ऑफ़र हुआ है तो वाइफ उसको एक्सेप्ट करेगी, अगर वाइफ के साइड से है तो हस्बैंड ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पर इररेलेवेंट है कि किसने इनिशिएटिव लिया। लाइक खुला में क्या था कि उसमें ये ज़रूरी मस्ट होता है कि वाइफ के थ्रू इनिशिएटिव हो, उसके बेसिस में वो कुछ हस्बैंड को कुछ कंसिडरेशन देती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है मुबारत का कि वहाँ पर बोथ द पार्टीज आर इंटरेस्टेड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, और यहाँ पर कोई भी पार्टी एक दूसरे को कंपनसेट करने के लिए एंटाइटलमेंट या लाइबल नहीं होती है। फोर्थ टाइप है हमारा तलाक का बाय जुडिशियल प्रोसेस, जो कि अब इंडिया में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 भी है हमारे पास। तो फर्स्ट है लियान। लियान कैन सिंपली डिस्क्राइब्ड एज द रॉन्ग चार्ज ऑफ एडल्ट्री ऑन वाइफ बाय हर हस्बैंड। लियान में जो हस्बैंड होता है अंडर मुस्लिम लॉ, जो हस्बैंड होता है वो अगर वाइफ के अगेंस्ट एडल्ट्री का चार्जेस लगाता है, और वो एडल्ट्री का चार्जेस जो होता है वो फॉल्स होता है। अगर हस्बैंड जो है फॉल्स एलिगेशन लगाता है एडल्ट्री का चार्जेस ऑन हिज वाइफ, और वो लेटर फॉल्स चार्जेस होते हैं, तो यहाँ पर वाइफ कैन sue हिम फॉर ऑब्टेनिंग ए डाइवोर्स ऑन द सेम ग्राउंड अंडर द एक्ट। एक्ट के अंडर में जाके वो हस्बैंड से डाइवोर्स के लिए डिक्री फाइल कर सकती है, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है वाइफ के पास कि उसके हस्बैंड ने उस पर फॉल्स एडल्ट्री के चार्जेस इम्पोज किए।
In case of Jafar Hussain versus Umat ur Rahman, Allahabad High Court held that wife under Muslim law is entitled to file a suit against her husband for dissolution of marriage and can obtain a decree on the ground that she was falsely charged with adultery by him. और यहाँ पर ये उसके पास एक स्ट्रॉन्ग, इस जजमेंट में भी बोला गया कि ये अगर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ पे फॉल्स एलिगेशन लगाता है एडल्ट्री का, तो वहाँ पर वाइफ के पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। इसके एसेंशियल एलिमेंट है कि हस्बैंड मस्ट बी एडल्ट और सेन। हस्बैंड जो है वो एडल्ट होना चाहिए और सेन होना चाहिए। और नेक्स्ट इसके एसेंशियल एलिमेंट कि ही चार्ज हिज वाइफ ऑफ एडल्ट्री। वहाँ पर हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ पे एडल्ट्री के चार्जेस इम्पोज करेगा। नेक्स्ट है सच ए चार्ज मस्ट बी फॉल। जो चार्ज उसने लगाया है अपनी वाइफ पे एडल्ट्री का वो फॉल्स ही होना चाहिए। अगर वो ट्रू है तो उस सर्कमस्टांसेस में वो नहीं, लियान वहाँ पर तलाक नहीं हो लिया जा सकता है। और फॉल्स चार्जेस डू नॉट इप्सो फैक्टो डिसॉल्व द मैरिज। अब अगर कोई एलिगेशन लगाया वाइफ पे किसी भी तरीके का, हस्बैंड के द्वारा एडल्ट्री का, फॉल्स एडल्ट्री का एलिगेशन लगाया, तो अपने आप मैरिज नहीं डिसॉल्व हो जाएगी। उसके लिए उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, तभी वो मैरिज डिसॉल्व हो पाएगी। ऑन दैट ग्राउंड्स उसको कोर्ट में जाएगी, तभी वो मैरिज जो मैरिज लियान के थ्रू डिसॉल्व हो पाएगी। अदरवाइज़ वो फैक्ट अगर सच भी है तो भी फॉल्स चार्जेस जो है अपने आप डिसॉल्व नहीं हो सकती मैरिज। नेक्स्ट है मैरिज विल कंटिन्यू अंटिल द डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज पास्ड बाय द कोर्ट। मैरिज तब तक एग्जिस्ट रहेगी जब तक कि कोर्ट की डिक्री पास नहीं हो जाती। जिस दिन कोर्ट की डिक्री पास होगी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, उसी दिन से मैरिज इनएफेक्टिव मानी जाएगी। अदरवाइज जब तक प्रोसेस होगा तब तक मैरिज एज इट इज़ कंटेन रहेगी। जुडिशियल सेपरेशन बाय मोड ऑफ लियान इज़ इरिवोकेबल। मतलब अगर एक बार लियान वो अप्रूव हो गया, डिक्री पास हो गई, तो वो इरिवोकेबल होता है। नेक्स्ट है दिस मोड इज़ एप्लीकेबल ओनली टू सही मैरिज नॉट ऑन फैसिड मैरिज। ये मैरिज लियान जो है, जो वैलिड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ जो वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करती हैं उन्हीं पे लग सकता है। अदरवाइज जो वाइड मैरिज होती हैं उन पे ये किसी भी तरीके का लियान तलाक के लिए डिक्री नहीं पास हो सकती है। नेक्स्ट है फस्क। फस्क में द वर्ड फस्क मीन्स एनलमेंट और अब्रोगेशन। फस्क कम्स फ्रॉम द रूट मीनिंग ऑफ विच इज़ टू एनल। फस्क जो वर्ड होता है इसमें जो इसका मतलब होता है एनलमेंट या एब्रोगेशन। इसमें फस्क के अंडर वाइफ अंडर फस्क कैन गिव एन एप्लीकेशन टू काजी फॉर एनलमेंट ऑफ हर मैरिज। वाइफ जो होती है फर्स्ट में वाइफ एक एप्लीकेशन काजी या जो भी जज है उनको अपनी मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन दे सकती है। आमिर अली said that the power of qazi or a judge to pronounce a divorce is founded on the express word of prophet himself। आमिर अली के अकॉर्डिंग जो डाइवोर्स देना, प्रोनाउंस करना अंडर फस्क जो है वो प्रोफेट के द्वारा भी, प्रोफेट ने भी अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया था। इन दैट वर्ड ही सेड इफ़ ए वुमन इज प्रेजुडाइज्ड बाय मैरिज लेट इट बी ब्रोकन ऑफ। अगर वाइफ को हस्बैंड के साथ रहना पॉसिबल नहीं है, इन दैट सर्कमस्टांसेस वो अपनी मैरिज को छोड़ने के लिए लाइबल है, एंटाइटलमेंट है। There was a great controversy between the various school of Muslim law with regard to डाइवोर्स के प्रोसीजर और ग्राउंड्स को लेके डिफरेंट स्कूल्स में काफ़ी कंट्रोवर्सीज है, काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है थॉट्स को लेके ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और प्रोसीजर को लेके। सुन्नी हनाफी स्कूल डिड नॉट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑफ ए मुस्लिम वुमेन। जो सुन्नी में सब स्कूल हनाफी स्कूल है वो किसी भी तरीके का डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज को एक्सेप्ट रिकॉग्नाइजेशन नहीं देते। उनके अकॉर्डिंग मैरिज जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकती
वो मुस्लिम वुमेन के थ्रू। बट काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ के बाद इंडिया में जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 पास हुआ, इसमें मुस्लिम वुमेन्स को भी राइट है कि वो डाइवोर्स ले सकती हैं। उसमें कुछ कुछ ग्राउंड्स हैं, उस ग्राउंड्स के बेसिस पे वो डाइवोर्स ले सकती हैं। लीगल इफेक्ट ऑफ डाइवोर्स, अगर जो डाइवोर्स है वो वैलिड डाइवोर्स है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है कोहैबिटेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ बिकम्स अनलॉफुल। आफ्टर वैलिड डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ किसी भी तरीके का फिजिकल रिलेशनशिप रखते हैं, वो अनलॉफुल कंसीडर किया जाएगा। सेकेंड है द वाइफ इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व इद्दत of 3 lunar months after divorce or if pregnant till the delivery of child. If divorce was before consummation had taken place, so no need of iddat. अगर वैलिड तलाक है तो वाइफ के लिए मस्ट है कि वो इद्दत पीरियड, मतलब जिसको 3 months कंसीडर किया जाता है, वो स्पेंड करना मस्ट है। अगर वाइफ प्रेग्नेंट है टिल द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। Next, during the iddat period, the divorced wife is entitled to be maintained by her former husband. ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, जो 5 लूनर मंथ्स का पीरियड होगा, उस पीरियड में, इद्दत पीरियड में वाइफ जो होगी वो फुली एंटाइटल्ड होगी फॉर्मर हस्बैंड के द्वारा। उसका मेंटेनेंस जो भी है वो उसके हस्बैंड के द्वारा दिया जाएगा। और ये मेंटेनेंस का जो प्रोविज़न है वो गवर्न होता है मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इस एक्ट के थ्रू वो मेंटेनेंस के लिए अगर हस्बैंड के द्वारा, फॉर्मर हस्बैंड के द्वारा नहीं दिया जा रहा तो वो इस एक्ट के थ्रू उसको क्लेम भी कर सकती है। नेक्स्ट है द अनपेड डावर बिकम्स इमीडिएटली पेबल टू द डाइवोर्स वाइफ। जो भी डावर था, अनपेड डावर जो कि पेड अभी तक नहीं किया गया है वाइफ को, वो इमीडिएटली इफेक्ट होगा। वैलिड तलाक के बाद से ही इमीडिएटली उसको पे किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है बोथ द पार्टीज आर फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज। दोनों ही पार्टी अपना अपना इद्दत पीरियड के हस्बैंड तो इमीडिएटली आफ्टर वैलिड तलाक मैरिज रीमैरिज कर सकता है। वाइफ अपने इद्दत पीरियड के बाद, जैसे उसका इद्दत पीरियड कंप्लीट होगा वैलिड तलाक के बाद, वो रीमैरिज कर सकती है। नेक्स्ट है द म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन द स्पाउसेस। हस्बैंड और वाइफ का एक दूसरे की प्रॉपर्टी में वैलिड तलाक के बाद भी एक दूसरे पे इनहेरिटेंस, मतलब जो भी सक्सेशन राइट्स होते हैं वो रहेगा। नेक्स्ट है तलाकनामा। तलाकनामा जो होता है वो एक तरीके से रिटन फॉर्म ऑफ जो भी एग्रीमेंट होता है, रिटन फॉर्म में तलाक को अगर लिखा जाता है, अगर वाइफ एब्सेंस है तो उस सर्कमस्टांसेस में तलाकनामा के थ्रू भी डाइवोर्स दिया जा सकता है। यहाँ पर काजी का प्रेजेंस होना या काजी की सिग्नेचर होना मस्ट नहीं है। यहाँ पर हस्बैंड हैज़ टू एग्जीक्यूट ए प्रॉपर डीड। एक तरीके से हस्बैंड जो है वो खुद एक प्रॉपर डीड के थ्रू तलाकनामा बना सकता है। बट तलाकनामा में किस वुमेन को वो तलाक दे रहा है, मतलब वो किस वाइफ को तलाक दे रहा है, उसका नाम स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। मुस्लिम लॉ में रीज़न मस्ट नहीं है। यहाँ पर उनको तलाकनामा में या तलाक देते वक्त, प्रोनाउंस करते वक्त, वहाँ पर रीज़न को मेंशन करना हस्बैंड के लिए ज़रूरी नहीं है। 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि वैलिड तलाक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। वो है तलाक प्रोनाउंस अंडर इंटॉक्सिकेशन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड वैलिड अंडर मुस्लिम। अगर हस्बैंड जो है ड्रंक है, इंटॉक्सिकेशन, नशे की हालत में अगर डाइवोर्स तलाक प्रोनाउंस करता है, उसको वैलिड तलाक नहीं कंसीडर किया जाएगा अंडर मुस्लिम लॉ। फॉर ए वैलिड तलाक इंटेंशन इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। वैलिड तलाक के लिए इंटेंशन मैटर नहीं करता, उसके वर्ड्स का इंडिकेशन मैटर करता है। वो क्या बोल रहे हैं उसको वर्ड्स का इंडिकेशन मैटर करता है। यहाँ इंटेंशन इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट इन वैलिड तलाक। नेक्स्ट है हस्बैंड में गिव तलाक बाय मेयर वर्ड्स विदाउट एनी तलाकनामा और डीड। हस्बैंड जो है सिर्फ विदाउट तलाकनामा भी ओरली
वर्ड्स के थ्रू ही तलाकनामा दे सकता है, वहाँ पर रिटन होना मस्ट नहीं है। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। सो ये हुआ हमारा डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया मीनिंग, कंडीशंस और मोड्स। ये 3 चीज़ें हम लोग ने डिस्कस किया अंडर मुस्लिम लॉ।